किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। ठीक ऐसे ही लाइफ में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, समझ में ना आए, तो शांत भाव से उसे देखिए। जिंदगी समय आने पर रास्ता खुद ब खुद निकाल देगी। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रिंकू कुमार चौरसिया फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शुक्राणु, अर्थात स्पर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब स्पर्म है क्या? ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया का जो आधार है, ये आदमी का जो सीड है, इंसान की जो बीज है, बोलते हैं उसी बीज का नाम है सीड यानी स्पर्म। ये स्पर्म क्या करता है, कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को क्रम से इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके सारे डाउट को, सारे टॉपिक को हम दूर कर देंगे। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने टॉपिक पर, अपने मुद्दे पर बात करते हैं। ये जो स्पर्म है, ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल चम्मच के आकार का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म कैसा होता है, आपको बताना है चम्मच के आकार का होता है। ये बिल्कुल जो है एक कोशिकीय संरचना है और इसकी खोज जो है एंटनी वॉन लीeuwenहोक नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम की थी। अब जानते हैं कि इसका साइज क्या होता है। आपको याद रखना है, इसकी साइज जो है 0.0005 मिलीमीटर होता है। यदि इसको हम माइक्रोमीटर में बात करें तो ये 50 माइक्रोमीटर का होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। और इसकी गति जो है, ये जब मेल के पेनिस से, मेल के जिस्म से रिलीज होता है, तो मादा के जनन अंग में जो इसकी गति होती है वो 4 mm प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में जो है ये 4 मिनट, सॉरी 1 मिनट में 4 mm की दूरी तय करती है। इसके बाद यदि बात करें, स्पर्म का जो जीवन काल होता है, इंसान के बॉडी से जब रिलीज हो जाता है, तो जब ये मादा के शरीर में जाता है, तब इसका जो लाइफ है ये 24 घंटा अर्थात 1 दिन होती है। यानी नर के शरीर से जब शुक्राणु बाहर हो जाता है, तब ये बॉडी से बाहर 1 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंसान के शरीर से जब शुक्राणु रिलीज होती है, तो इसकी संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ स्पर्म क्या होती है? तो शरीर से 2 से 4 ml शुक्राणु सीमेन जो है बाहर होता है। अब इसमें जो शुक्राणु की संख्या है लगभग 200 से 300 मिलियन होता है। आपको याद रखना है कि इजुकुलेशन के दौरान यानी संभोग के दौरान जो शुक्राणु रिलीज होती है, उस शुक्राणु की संख्या क्या होती है वीर्य में, आपको बताना है। वीर्य में शुक्राणु की संख्या जो है 200 से 300 ml होता है, सॉरी 200 से 300 मिलियन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब जानते हैं कि 100% सीमेन में से जो वीर्य होता है 60% नॉर्मल होता है, जिसमें कि ज़्यादातर गतिशीलता नहीं होती है, और 40% जो होता है अत्यधिक गतिशील होती है। इसमें गति जो है बहुत ज़्यादा होती है। यही 40% जो है फीमेल के बॉडी में बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट करके ये आगे की ओर बढ़ता है, जहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि शुक्राणु के कितने पार्ट होते हैं, ये कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, किसका क्या काम है। अब देखते हैं, एक परिपक्व शुक्राणु में 4 भाग होते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो ये आपका एक्रोसोम है यानी हेड पार्ट है, ये नेक है, ये मिडल पार्ट है और ये टेल है। आपको याद रखना है, हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और लास्ट होता है टेल होता है। आपको ये चीज याद रखना है। अब बता रहा है कि हेड वाले में कोशिका द्रव्य जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही कम होती है, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये अगुणित होता है। अगुणित, अगुणित, आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद इस अगुणित केंद्रक में पिता के गुण जमा होता है। यानी स्पर्म में फादर के कैरेक्टर स्टोर होता है और ओवम में जो है माँ का कैरेक्टर स्टोर होता है। इसलिए बच्चा जो होता है अपने माँ बाप के समान होता है।
उसके बाद जानते हैं कि ये स्पर्म के ऊपर एक टोपी के जैसा एक संरचना होता है। ये टोपी वाला क्या होता है? ये टोपी क्या करता है? जिस पार्ट को हम एक्रोसोम कहते हैं, इसको याद रखना है, एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। और ये एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। इसके द्वारा जो है एक एंजाइम रिलीज होता है, जिस एंजाइम का नाम है स्पर्मलाइसिन, हाइलो हाइलोरोडिएज और एक्रोसिन। ये 3 तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं। फिर से बात करते हैं, स्पर्मलाइसिन, हाइलोरोडिएज और एक्रोसिन। ये एक बहुत बड़ा काम करता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये ओवम, ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु की दीवार को ये डिकम्पोज करता है। यानी जब कोई रास्ता आपका छेदता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आंसू बम छोड़ देंगे ताकि आदमी की आंख में आंसू आ जाए और हम अपने रास्ता को अंजाम दे सके। उसी तरह से स्पर्म जो है अंडाणु के अंदर जब प्रवेश करना चाहता है तो अंडाणु की जो झिल्ली है, ये झिल्ली एक बाधा का काम करता है। इस बाधा को हटाने के लिए स्पर्म अपने एक्रोसोम के द्वारा जो है, स्पर्म जो है अपने एक्रोसोम के द्वारा एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण जो है ये डिकम्पोज हो जाता है, जिसमें कि हाइलोडिएज है, एक्रोसिन है और स्पर्मलाइसिन है। ये तीनों मिलके जो है स्पर्म के एक्रोसोम से रिलीज होता है और अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली को ये डिकम्पोज करता है, सड़ा गला देता है। उसके बाद यदि बात करें तो अगला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है नेक के ऊपर बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि स्पर्म में एक्रोसोम ही ना हो तब जाओ जब फर्टिलाइजेशन होगा, आपको सीधा बताना है अंडाणु की जो कोशिका झिल्ली है डिकम्पोज ही नहीं होगा और इसके अंदर जो केंद्रक है इसके अंदर से नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक हम जान गए। अब तरह नेक इस हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर हेड और मिडल पार्ट, यानी ये हेड हुआ और ये मिडल पीस हुआ। ये जो भाग है इंसान का, जस्ट उसी तरह से स्पर्म में भी गर्दन है। तो गर्दन का काम जानते हैं यहाँ स्पर्म में क्या होता है। इसमें जो है 2 कारक केंद्र पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम सेंट्रियोल बोलते हैं। जिसमें एक होता है प्रॉक्सिमल होता है और दूसरा डिस्टल होता है, यानी एंटीरियर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो है निषेचन के दौरान जो है ये अंडाणु को दे दिया जाता है। आप समझिए, जैसे कोई आदमी महफिल पे आया, लड़का को मिठाई खिलाया, लड़का भी क्या किया, लड़की को मिठाई खिला दी। पहले ये रस्म होता था और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जस्ट स्पर्म भी यही काम करता है, यानी अपने नेक में जो 2 सेंट्रियोल है, 2 सेंट्रियोल में एक सेंट्रियोल को किसको दे दिया, तो आपको याद रखना है ये अंडाणु को दे दिया जाता है। और अंडाणु को क्यों देता है ये जानते हैं कि ताकि अंडाणु का विभाजन हो सके, यानी अंडाणु जो है जायगोट बनेगा और जायगोट जो है एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बेबी का रूप लेगा। तो जायगोट को इसलिए दिया जाता है कि ताकि इसमें सेल डिवीजन आसानी से हो सके। ये हम जान गए। उसके बाद जानते हैं कि दूसरा जो बचा है सेंट्रियोल यहाँ पर, और ये दोनों के दोनों जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल 90 डिग्री पर ये स्थित होता है। आपसे पूछा जाएगा स्पर्म के जो नेक में सेंट्रियोल होता है वो किस तरह से व्यवस्थित होता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री पर ये व्यवस्थित होता है। अब पता है दूसरा सेंट्रियोल यानी जो कि डिस्टल होता है, ये शुक्राणु के मध्य भाग एवं पूंछ में स्थित एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। यहाँ देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, यहाँ से एक बीचों बीच एक लाइनिंग आया है जिसको कि हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इस एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। आपको पूछेगा कि स्पर्म में एक्सियल फिलामेंट का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताना है डिस्टल सेंट्रियोल, यानी दूरस्थ सेंट्रियोल जो है आपको ये एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। इसके बाद आते हैं मिडल पीस पर। स्पर्म के मिडल में जो होता है ये भाग, इस पर बात करते हैं। इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपको पूछना है स्पर्म के मध्य में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म को गतिशील बनाने के लिए ऊर्जा मुक्त करता है। आपको याद रखना है स्पर्म को ऊर्जा
की जरूरत होता है, क्योंकि ये गति करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उसके दौरान जो है ऊर्जा की जो जरूरत होती है वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है, और जो कि इसके मध्य हिस्सा में होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्पाइरल होता है, बिल्कुल ये ऐठा हुआ कुंडलित होता है, ये ऐसे करके ये होता है। आपको याद रखना है, पूछेगा स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किस फॉर्म होता है, स्टेट होता है, स्पाइरल होता है या कैसा होता है। तो आपको बताना है ये स्पाइरल होता है, बिल्कुल घुमावदार होता है। इसलिए स्पर्म के इस भाग को मिड भाग को हम पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं, यानी मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ स्पर्म। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर एक पतली सी झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम मैनचेट यानी स्पर्म के मध्य में जो भाग है उसके ऊपर एक पतली सी कोशिका द्रव की बनी झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम मैनचेट है। आपको याद रखना ये चीज। उसके बाद देखते हैं लास्ट है ये टेल के बारे में जानते हैं। ये टेल क्या करता है, तो टेल को जान रहे, टेल का क्या काम होगा। टेल जो है गतिशीलता प्रोवाइड करता है, यानी गति करता है। पूछेगा आपको स्पर्म गतिशील क्यों होता है, तो स्पर्म गतिशील इसलिए होता है क्योंकि इसमें पूंछ पाया होता है, जबकि अंडाणु में पूंछ नहीं पाए जाने के कारण जो है अंडाणु स्थिर होता है। अब जानते हैं कि पूंछ में कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, ये नैरो पार्ट है ये। अब जानते हैं कि मैथुन के दौरान जो है, तुरंत हमने बताया मैथुन के दौरान स्पर्म जो है 200 से 300 मिलियन रिलीज होता है, ठीक है, जिसमें 60% जो होता है नॉर्मल होता है और 40% जो है अत्यधिक जोशीला होता है, अत्यधिक एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, जो कि बहुत ही तेजी से क्या करता है मादा के जनन अंग में बहुत ही तेजी से गति करते हुए ये आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। एक चीज में छूट गया, बस ध्यान दीजिए, स्पर्म का जो एप्रोसोम देखिए वो बिल्कुल टोपी के जैसा था, और इसका निर्माण जो है गोल्जी बॉडी से होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा एप्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। तो इस तरह से अभी आप स्पर्म के बारे में देख रहे थे, तो इस तरह से स्पर्म का उपयोग समाप्त होता है। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ठीक इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय